नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह कोई मामूली खबर या रोजमर्रा की अपडेट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मंजर है, एक ऐसी सोच है जिसे ख्यालों में लाते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस स्थिति को महसूस करने की कोशिश कीजिए जब घड़ी की टिक टिक एक बम की तरह लग रही हो और सरहद पर छाई खामोशी किसी आने वाले बवंडर का शोर दबाए बैठी हो। यह वह सन्नाटा नहीं है जो सुकून देता है, बल्कि यह वह खामोशी है जो तूफान से पहले आती है। आज हम बात कर रहे हैं उस एक पल की जब भारत का धैर्य जवाब दे जाए। क्या होगा अगर आज इसी वक्त भारत की पश्चिमी सीमा पर वो हलचल शुरू हो जाए जिसका डर पूरी दुनिया को है? क्या होगा अगर पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ से आने वाली वह साजिशी चुप्पी एक बहुत बड़े धमाके में बदल जाए? आज हम जिस परिदृश्य, जिस हालात और जिस खौफनाक मगर गर्व से भर देने वाले सीन की बात करने वाले हैं, वह आने वाले कल की एक ऐसी संभावित तस्वीर है जिसे देखकर दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सोचिए जरा उस नजारे के बारे में जब एक तरफ भारत के राफेल और सुखोई आसमान का सीना चीरते हुए गरज रहे हों, जमीन पर हमारे पैरा कमांडोज मौत बनकर दुश्मन के ठिकानों पर टूट पड़े हों और दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपने ही पाले हुए सांप यानी तालिबान से धोखा मिल जाए। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट होगी या फिर भारत का वो प्रचंड रूप जिसका इंतजार दशकों से हर भारतीय कर रहा था? आज हम आपको उस मैदान ए जंग में लेकर चलेंगे जहां हर पल समीकरण बदल रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम जरूर करें। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन और बहादुर सेना है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय हिंद या भारत माता की जय जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमारे जवानों का हौसला बढ़ा सकता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। बात की शुरुआत करते हैं उस काली और घनी रात से जब सब कुछ बदलने वाला था। सीमा पर एक अजीब सा सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुकी हुई थी, लेकिन यह वह सन्नाटा था जो किसी बड़े ज्वालामुखी के फटने से पहले होता है। दिल्ली में हमारी खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के मुख्यालय में रात के 2 बजे भी वैसी ही चहल पहल थी जैसे दिन के उजाले में होती है। टेबल पर बड़े बड़े डिजिटल नक्शे फैले हुए थे और सैटेलाइट इमेजरी का बहुत ही गहराई से विश्लेषण चल रहा था। रॉ को एक बहुत ही पक्की और ग्रेड ए की जानकारी मिली थी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। खबर यह थी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों ने एक बहुत बड़ा और अत्याधुनिक नेटवर्क तैयार कर लिया है। यह कोई छोटे मोटे ट्रेनिंग कैंप नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से किलेबंदी वाले लॉन्च पैड्स थे जहां से वह भारत पर अब तक के सबसे बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां न केवल भारी मात्रा में गोला बारूद जमा किया गया था, बल्कि विदेशी लड़ाके भी देखे गए थे जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। लेकिन इस बार भारत 2016 या 2019 वाला भारत नहीं था। इस बार भारत चुप रहने वाला नहीं था और ना ही केवल निंदा करने वाला था। जैसे ही यह फाइल प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रालय की हाई प्रोफाइल मीटिंग में मेज पर पहुंची, वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर एक ही भाव था, अब फैसला लेने का वक्त आ गया है। और फैसला ले लिया गया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया सर्जिकल स्ट्राइक 4.0। नाम सुनकर शायद आपको लगे कि यह वैसा ही होगा जैसा पहले हुआ था, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, यह पिछली किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बिल्कुल नहीं था। इस बार तैयारी कुछ और थी, इरादे कुछ और थे। इसका स्केल बहुत बड़ा था और हथियार भी बिल्कुल नए और बेहद घातक थे। और इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और बहुत बड़ा अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने जिस जहर से बैठकर हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उस शहर जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें समझ सके कि हमारे व्यूअर्स हमारे से किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हम आप तक और भी सटीक और बेहतर जानकारियां इससे जुड़ी हुई पहुंचा सकें। अवस्या की वो काली रात थी जब भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस के चुनिंदा जवानों ने, जिन्हें हम घोस्ट ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं क्योंकि वह आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती, उन्होंने दुश्मन की सीमा में कदम रखा। उनके चेहरों पर काले रंग का लेप लगा था ताकि अंधेरे में वह दिखाई ना दें, और आंखों पर नाइट विजन गगल्स थे। इस बार उनके साथ सिर्फ उनकी भरोसेमंद राइफलें नहीं थीं, बल्कि आसमान में उनका साथ दे रहे थे भारत के अपने बनाए हुए साइलेंट किलर ड्रोन्स और लेजर गाइडेड मिसाइलें। यह ड्रोन्स इतने खामोश थे कि अगर यह आपके सर के ऊपर से भी निकल जाएं, तो आपको हवा का झोंका भी महसूस नहीं होगा।
इनकी तकनीक इतनी जबरदस्त थी कि रडार भी इन्हें पकड़ने में नाकाम थे। सोचिए जरा उस मंजर को। दुश्मन अपने बंकरों में बेखौफ सोया हुआ है, रजाई में दुबका हुआ है। उसे लगता है कि वह महफूज है क्योंकि उसके आकाओं ने उसे भरोसा दिलाया है कि भारत की तरफ से कोई हरकत नहीं होगी। लेकिन तभी आसमान से मौत बरसती है। भारत के स्वदेशी ड्रोन्स ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, यानी सुई की नोक के बराबर सटीकता के साथ आतंकियों के लॉन्च पैड्स को लॉक किया। अचानक धमाकों की गूंज से पूरा पीओके थर्रा उठा। वो धमाके इतने तेज थे कि लगा जैसे आसमान जमीन पर गिर पड़ा हो। जब तक पाकिस्तानी सेना की नींद खुलती, जब तक वो अपनी चौकियों से बाहर निकलकर यह समझने की कोशिश करते कि आखिर हुआ क्या है। हमारे जांबाज कमांडोज अपना काम तमाम कर चुके थे। बंकरों के परखच्चे उड़ चुके थे, लॉन्च पैड्स मलबे में तब्दील हो चुके थे और वहां सिर्फ धुआं और तबाही का मंजर था। और सबसे मजेदार और गर्व करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के रडार, जिन्हें वह अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था और जिनका गुणगान करते वो नहीं थकता था, उन्हें भनक तक नहीं लगी कि भारतीय वायुसेना और जमीनी दस्ते ने कब एंट्री ली और कब तबाही मचाकर वो हवा हो गए। यह भारत की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं का एक बेहतरीन प्रदर्शन था जिसने दुश्मन को पूरी तरह से अंधा और बहरा कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह पूरा मामला यहीं खत्म हो गया तो आप गलत हैं। यह तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी थी। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर्स को इस हमले का पता चला, वहां हड़कंप मच गया। जनरलों के फोन घनघनाने लगे, चेहरे पर पसीना और डर साफ दिखाई दे रहा था। अपनी इज्जत बचाने और जनता के गुस्से को शांत करने की बौखलाहट में पाकिस्तान ने वही गलती कर दी जिसका इंतजार भारत का डिफेंस सिस्टम कर रहा था। पाकिस्तान ने अपने एयरबेस से अपने सबसे कीमती और तथाकथित गेम चेंजर F-16 विमानों को उड़ाया। उनका मकसद था भारत पर पलटवार करना, भारत की सीमा में घुसकर बमबारी करना और अपना बदला लेना। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आज आसमान में उनका सामना किसी साधारण पक्षी से नहीं बल्कि एक ऐसे शिकारी से होने वाला है जो अपने शिकार को दबोचने में पलक झपकने का भी वक्त नहीं लगाता। भारतीय वायुसेना पूरी तरह तैयार थी, मानो वो इसी पल का इंतजार कर रही हो। भारतीय रडार्स ने जैसे ही F-16 के टेकोनफ को डिटेक्ट किया, तुरंत अलर्ट जारी कर दिया गया। आसमान में गर्जना करते हुए एंट्री हुई भारत के राफेल तेजस मार्क 2 और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की। राफेल, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के पायलटों के पसीने छूट जाते हैं, आज वह अपने पूरे जंगी साजो सामान के साथ हवा में था। अब जरा उस रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर की कल्पना कीजिए। एक तरफ से पाकिस्तान के F-16 पूरी रफ्तार से आ रहे हैं और सामने भारत का राफेल एक दीवार बनकर खड़ा है। राफेल में लगी हुई मेटेओर मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता के आगे दुनिया का कोई भी विमान, चाहे वह कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, नहीं टिकता, उसने अपना काम शुरू किया। मेटेओर मिसाइल की खासियत यह है कि इसे नो एस्केप जोन मिसाइल कहा जाता है, यानी अगर यह एक बार फायर हो गई तो दुश्मन का बचना नामुमकिन है। वो चाहे जितनी भी कलाबाजियां खा लें, इससे पहले कि पाकिस्तानी पायलट भारत के विमानों को अपनी स्क्रीन पर देख भी पाते। राफेल के अत्याधुनिक रडार ने उन्हें लॉक कर लिया। उनके कॉकपिट में बीप बीप की आवाज गूंजी जो मौत की घंटी थी और मिसाइल छूट गई। इतना ही नहीं, राफेल की स्पेक्ट्रा जैमिंग टेक्नोलॉजी ने दुश्मन के विमानों को अंधा कर दिया। सोचिए उस पायलट की हालत। आप एक फाइटर जेट में हैं, आप हवा में ध्वनि की रफ्तार से उड़ रहे हैं, लेकिन आपके रडार पर सब कुछ गायब हो चुका है। आपकी स्क्रीन काली पड़ गई है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि मिसाइल कहां से आ रही है। ठीक यही हाल हुआ पाकिस्तानी पायलटों का। वह दिशाहीन होकर हवा में इधर उधर भागने लगे। उधर DRDO के बनाए हुए स्वदेशी लटरिंग म्यूनिशन, जिन्हें हम कामिकाजी या आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं, उन्होंने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। यह वो ड्रोन्स हैं जो हवा में काफी देर तक मंडराते रहते हैं, शिकार की तलाश करते हैं और मौका मिलते ही उस पर टूट पड़ते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अग्रिम एयरबेस पर खड़े टैंकों और रडार सिस्टम को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आसमान में आग के गोले नजर आ रहे थे और जमीन पर तबाही का मंजर था। पाकिस्तानी सेना का कम्युनिकेशन टूट चुका था, वह एक दूसरे को ऑर्डर भी नहीं दे पा रहे थे। पूरी कमांड चैन बिखर चुकी थी। युद्ध में सबसे जरूरी होता है हमला करने के साथ साथ अपना बचाव करना, और यहां भारत के पास था दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे अभेद्य कवच S-400। पाकिस्तान ने अपनी हताशा और गुस्से में अपने 20 से ज्यादा लड़ाकू विमानों, जिनमें मिराज और J-17 भी शामिल थे, और अपनी क्रूज मिसाइलों को भारत की तरफ भेजा। उनकी रणनीति थी स्वार्म अटैक की, यानी झुंड में हमला करना। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी संख्या में हमला करके वो भारत के डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर देंगे और भेद देंगे। लेकिन वह भूल गए थे कि उनका सामना S-400 से है। क्या आपको पता है कि S-400 को भेदना लगभग नामुमकिन क्यों है? क्योंकि यह एक साथ सैकड़ों टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है
और दर्जनों को एक साथ मार गिरा सकता है। जैसे ही पाकिस्तानी विमान और मिसाइलें सीमा के करीब आए, S-400 की शक्तिशाली रडार ने उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर ही देख लिया। कमांड सेंटर में बैठे अधिकारियों ने बस एक बटन दबाया और फिर वो हुआ जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। एक के बाद एक मिसाइलें ट्यूब से निकलीं, आसमान में धुएं की लकीरें बनाती हुईं और हवा में ही दुश्मन के विमानों के परखच्चे उड़ा दिए। वो नजारा देखने लायक था जब दुश्मन की मिसाइलें और ड्रोन भारत की जमीन को छूने से पहले ही हवा में आतिशबाजी की तरह राख बन गए। एक के बाद एक धमाके आसमान में हो रहे थे, जैसे दिवाली की रात हो, लेकिन यह मौत की दिवाली थी। S-400 ने उस दिन साबित कर दिया कि उसे दुनिया का सबसे खतरनाक और भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम क्यों कहा जाता है। पाकिस्तान का पूरा हवाई हमला नाकाम हो चुका था। उनके विमान जलते हुए मलबे की तरह गिर रहे थे। लेकिन दोस्तों, आधुनिक युद्ध सिर्फ सीमा पर तोपों और विमानों से नहीं लड़े जाते। एक लड़ाई वो भी थी जो दिखाई नहीं दे रही थी, जो लड़ी जा रही थी सायों में, अंधेरों में, डिजिटल दुनिया में। रॉ का सीक्रेट ऑपरेशन ब्लैक हॉक। यह नाम याद रखिएगा क्योंकि यह वो ऑपरेशन था जिसने दुश्मन की कमर बिना गोली चलाए तोड़ दी। हमारे जासूस, हमारे अनसंग हीरोज जो अपनी पहचान मिटाकर अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मन के घर में, उनके शहरों में मौजूद थे, वह अब एक्टिव हो चुके थे। अब यहां इस युद्ध में एक बहुत ही दिलचस्प और अप्रत्याशित मोड़ आता है। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि जो जैसा बोता है वह वैसा ही काटता है। पाकिस्तान ने जिन तालिबानियों को पाला पोसा था, जिन्हें स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पर समर्थन दिया था, आज वही सांप उनके गले की हड्डी बन गए। जैसे ही पाकिस्तान की सेना भारत के साथ उलझी, सीमा पर तनाव बढ़ा और उनका ध्यान कश्मीर की तरफ गया, अचानक तालिबान ने पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा यानी डूरंड लाइन पर जोरदार हमला बोल दिया। यह खबर इस्लामाबाद में किसी 8 रिक्टर स्केल के भूकंप की तरह आई। अब पाकिस्तान दो तरफ से यानी 2 फ्रंट वॉर में बुरी तरह घिर चुका था। एक तरफ पूरब में भारत का प्रचंड प्रहार जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और दूसरी तरफ पश्चिम में तालिबान की अंधाधुंध गोलियां और रॉकेट। पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त होने लगे। जनरलों के पसीने छूट गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बची खुची फौज को कश्मीर बॉर्डर पर भेजें, जहां भारत तबाही मचा रहा है, या अफगानिस्तान बॉर्डर पर अपनी जान बचाएं, जहां तालिबान उनकी चौकियों पर कब्जा कर रहा है। यह जियोपॉलिटिक्स का वह भयानक खेल था जिसमें पाकिस्तान अपनी ही चाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसे अब अपने वजूद बचाने की चिंता सताने लगी थी। लेकिन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इतनी सीधी भी नहीं होती। दुश्मन भी अपनी चालें चलता है। जब पाकिस्तान को लगा कि वह पूरी तरह हार रहा है, उसका अस्तित्व खतरे में है, तो उसने अपने आकाओं को, अपने आयरन ब्रदर्स को आवाज लगाई। चीन और तुर्की, जो हमेशा से भारत के बढ़ते प्रभाव से जलते रहे हैं, वो इस लड़ाई में कूद पड़े। चीन ने अपनी चाल चलते हुए अपने सबसे आधुनिक J-20 स्टील फाइटर जेट्स और विंगल ड्रोन्स पाकिस्तान की मदद के लिए भेज दिए। चीन का मकसद था भारत को दबाव में लाना और अपनी ताकत दिखाना। उधर तुर्की, जो खुद को इस्लामिक दुनिया का नया खलीफा बनाना चाहता है, उसने अपने खतरनाक बाय रफ्तार TB, 2 ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पाकिस्तान को दे दिए। अब हालात और भी गंभीर और भी पेचीदा हो गए थे। यह लड़ाई अब सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं रह गई थी। यह एक क्षेत्रीय युद्ध बल्कि एक मिनी वर्ल्ड वॉर में बदलती जा रही थी। अब भारतीय रडार पर सिर्फ पाकिस्तानी विमान नहीं, बल्कि आसमान में चीन के J-20 और तुर्की के ड्रोन्स भी मंडरा रहे थे। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत बड़ा खतरा था। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ अपनी सांसें थाम कर देख रहे थे कि अब भारत क्या करेगा। क्या भारत दबाव में आ जाएगा? क्या भारत पीछे हटेगा? क्या आपको लगता है कि नया भारत इससे घबराया? बिल्कुल नहीं। भारत ने अपनी कूटनीति, अपनी पुरानी दोस्ती और अपनी रणनीतिक साझेदारी का असली दम दिखाया। मुश्किल की इस घड़ी में भारत के पुराने और सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस और इजराइल एक चट्टान की तरह, एक ढाल की तरह भारत के साथ खड़े हो गए। रूस के राष्ट्रपति ने तुरंत एक हॉटलाइन कॉल पर बात की और भारत को अपने सबसे आधुनिक Su-57 स्टील फाइटर जेट्स और S-500 मिसाइल सिस्टम की तकनीक और यूनिट्स सौंपने का ऐलान कर दिया। सोचिए जरा, S-500 जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अंतरिक्ष में भी लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट को मार गिरा सकता है, वह अब भारत के पास था। यह गेम चेंजर था। और उधर इजराइल, जो तकनीक के मामले में दुनिया का उस्ताद है, उसने भारत को अपना आयरन बीएम लेजर सिस्टम दिया। आपने आयरन डोम का नाम सुना होगा, लेकिन यह उससे भी आगे की चीज थी। लेजर सिस्टम मतलब ना कोई गोली, ना कोई महंगा मिसाइल, ना बारूद, बस बिजली की एक अदृश्य किरण और दुश्मन का ड्रोन पल भर में खामो।
इसके साथ ही इजराइल की खूंखार खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपनी सैटेलाइट इमेजरी और खुफिया जानकारी भी भारत के साथ साझा करनी शुरू कर दी। अब भारत के पास न सिर्फ ताकत थी बल्कि वो आंखें भी थीं जो दुश्मन के हर मूवमेंट को देख सकती थीं, चाहे वह जमीन के नीचे हो या आसमान के ऊपर। अब शुरू हुआ ऑपरेशन रक्षक। यह एक हाईटेक सुपर ऑपरेशन था जिसमें इंसान और मशीन का अद्भुत तालमेल था। आसमान में अब दुनिया के सबसे बेहतरीन विमानों की टक्कर होने वाली थी। एक ऐसा डॉग फाइट जो इतिहास ने कभी नहीं देखा था। भारत के SU-57, राफेल और तेजस का सामना चीन के J-20 और पाकिस्तानी F-16 से था। लेकिन यहां भारत के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जिसका तोड़ किसी के पास नहीं था। ब्रह्मोस 2 यह हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी तेज है, इसकी रफ्तार ध्वनि से इतनी गुना ज्यादा है कि दुनिया का कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता। कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। भारत ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता का इस्तेमाल करते हुए चीन और तुर्की के ड्रोन्स का संपर्क उनके ग्राउंड कंट्रोल रूम से काट दिया। अक्साई चीन में भी भारत का कब्जा हुआ, जो बाय रफ्तार ड्रोन अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में हीरो बने थे। वो यहां भारत के उन्नत जैमर्स के सामने जीरो साबित हुए। वो दिशा भटककर खुद ही गिरने लगे या भारतीय लेजर सिस्टम का शिकार बन गए। भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने गजब के कौशल और बहादुरी का प्रदर्शन किया। चीन के J-20, जिन्हें वह अदृश्य और अजय मानते थे, उन्हें भारतीय रडार ने अपनी नई फ्रीक्वेंसी पर ट्रैक किया और S-400 ने उन्हें लॉक करके निशाना बनाया। जब चीन का गर्व उसका J-20 जलते हुए मलबे के रूप में जमीन पर गिरा तो बीजिंग तक सन्नाटा पसर गया। पाकिस्तान के कई एयरबेस जहां से चीन के जहाज उड़ रहे थे, वो ब्रह्मोस मिसाइलों के सटीक हमले में मलबे के ढेर में बदल गए। रनवे बर्बाद हो गए, फ्यूल टैंक फट गए और धुएं का गुब्बार मीलों दूर तक दिखाई देने लगा। लड़ाई अपने अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। इसे हम सही मायनों में निर्णायक युद्ध कह सकते हैं। पाकिस्तान, चीन और तुर्की का वो नापाक गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। भारत ने दुश्मन के कम्युनिकेशन को पूरी तरह जैम कर दिया था। उनके जनरल अपने सैनिकों को यह भी नहीं बता पा रहे थे कि पीछे हटना है या आगे बढ़ना है। मैदान में सिर्फ भारतीय सेना का पराक्रम, उनका शौर्य दिख रहा था। पाकिस्तान के हथियार डिपो एक के बाद एक फट रहे थे, जिससे उनका गोला बारूद खत्म होता जा रहा था। आसमान में धुएं के गुब्बार थे जो कई किलोमीटर दूर से देखे जा सकते थे और जमीन पर दुश्मन की हताशा साफ नजर आ रही थी। और फिर आया वो पल, वो क्लाइमैक्स जिसका फैसला भारत ने कर लिया था। भारत ने दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स पर प्रेसिजन स्ट्राइक की, यानी वह चुनिंदा जगहें जहां दुश्मन की टॉप लीडरशिप छिपी थी, जहां उनका मुख्य वॉर रूम था। एक अंतिम और भीषण मिसाइल अटैक ने दुश्मन की बची खुची कमर भी तोड़ दी। न उनके पास अब एयर सपोर्ट बचा था, न ही हथियारों की सप्लाई लाइन बची थी। उनके सैनिक जो अग्रिम मोर्चे पर थे, वह बिना गोलियों के, बिना खाने के और बिना संपर्क के अलग थलग पड़ गए थे। उनका मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे समझ आ गया था कि अगर अब भी उसने सफेद झंडा नहीं दिखाया, अगर अब भी उसने सरेंडर नहीं किया, तो शायद दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशान मिट जाएगा। उसके देश के टुकड़े हो जाएंगे। अंत में वही हुआ जो सत्य और शक्ति की जीत का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र में हड़कंप मच गया। दुनिया के तमाम देश, बड़े बड़े सुपर पावर्स जो अब तक तमाशा देख रहे थे, वह भी भारत की इस आक्रामक शक्ति और टेक्नोलॉजी को देखकर दंग रह गए। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और गिड़गिड़ाते हुए युद्ध विराम की गुहार लगाई। एक शांति समझौता हुआ। लेकिन दोस्तों, यह समझौता 1965 या 1971 जैसा नहीं था। यह समझौता पूरी तरह से भारत की शर्तों पर था। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संदेश दे दिया कि नया भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि अग्रेसिव है। वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी का इंतजार नहीं करेगा। रॉ की सटीक जानकारी और सेना के अदम्य साहस ने जो कर दिखाया, वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। लेकिन दोस्तों, इस जीत के साथ भारत ने एक बड़ा संदेश भी दिया, शांति का। भारत ने दुनिया को दिखाया कि हम युद्ध के प्यासे नहीं हैं, हम विस्तारवादी नहीं हैं। लेकिन अगर कोई हमें ललकारेगा, हमारी संप्रभुता पर उंगली उठाएगा, तो हम उसे उसके घर में घुसकर उसकी मांद में जाकर जवाब देना जानते हैं। हमने दिखाया कि हम अपनी शर्तों पर शांति चाहते हैं, भीख में नहीं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो, यह भारत की बढ़ती हुई ताकत, उसकी बदलती हुई रणनीति का एक आईना था। सोचिए जरा, जिस तरह से आज जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, जिस तरह से दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है, हर जगह नए गठबंधन बन रहे हैं। क्या ऐसे में हमें अपनी तैयारी ऐसी ही नहीं रखनी चाहिए? और वह कौन सा हथियार है? चाहे वह राफेल हो, सुखोई हो या कोई और स्वदेशी हथियार जिसे आप भारतीय सेना के बेड़े में सबसे ज्यादा तादाद में देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां अपनी राय खुलकर लिखें।
मुझे आपके हर एक कमेंट का इंतजार रहेगा और मैं उन्हें पढ़ने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो, यह जानकारी रोमांचक लगी हो और अगर इसने आपके अंदर देश प्रेम का जज्बा जगाया हो तो इसे अपने दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।